हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग अपनी एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्ज़ाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से अब स्टार्ट कर रहे होंगे, क्योंकि साथ ही आप सभी को काफ़ी बेसब्री से इंतजार था एमटीएस और हवलदार का नई नोटिफिकेशन का। तो लीजिए 26 जून को रात 10:30 पे अनाउंस कर दिया गया है। लेकिन आप सभी का एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर इस बार एमटीएस में कितना वैकेंसी है, ये हमको नहीं मालूम है। तो वो साथ ही एक दो दिन में आपको मालूम हो जाएगा कि एमटीएस में कितनी वैकेंसी आई। वैसे तो हवलदार की बात करेंगे तो देखिए हवलदार में आपका कितनी वैकेंसी है ये तो मालूम हो चुका होगा। तो इसमें हम साथ ही थोड़ा सा चर्चा करेंगे नोटिफिकेशन को लेकर। तो सबसे पहले आप लोग साथ ही 26 जून से फॉर्म अप्लाई करेंगे, यानी कल से आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं और भरना भी स्टार्ट कर दिए होंगे, जो कि साथ ही 24 जुलाई तक चलने वाली है। इसका जो फॉर्म भरने का फीस लग रहा है वो साथ ही 100 रुपये लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। और इसका जो क्वालिफिकेशन है वो 10th लेवल पे आप किसी बोर्ड से पास हैं। यदि आप 10वीं पास हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। और आपकी एज साथ ही एमटीएस के लिए 18 से 28 है। वैसे नोटिफिकेशन में हम देखेंगे तो 18 से 25 है, लेकिन ओबीसी में 3 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है और एससी एसटी में 5 सालों का रिलैक्सेशन मिल रहा है। यानी एमटीएस में जो एससी एसटी वाले स्टूडेंट होंगे वो 18 से लेकर साथ ही 30 साल तक अप्लाई करेंगे और ओबीसी वाले 18 से लेकर 28 साल तक। ओके साथी, ये बात हुई। और यदि आप हवलदार में जाना चाहते हैं तो आप कितना 18 से लेकर 28 तक, इसमें भी 3 साल ओबीसी और 5 साल आपके साथ ही एससी एसटी के रिलैक्सेशन मिलने वाले हैं। और हवलदार में देखिए आपका फिजिकल होता है, एमटीएस में लेकिन साथ ही फिजिकल नहीं होता है। और फिजिकल हवलदार में कैसे होगा भाई, 15 मिनट में आपको 1600 मीटर का रनिंग करना पड़ेगा, यानी आपको एक तरह से टहलना पड़ेगा। टहल कर भी आप जा सकते हैं 15 मिनट में 1.6 किलोमीटर। ओके साथी, ये बात हुई। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे सिलेबस पे। तो इसका सिलेबस क्या कहता है एसएससी एमटीएस का। मेन तो देखिए एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2025 के लिए आप सभी का रहेगा भाई, देखिए जीके मेन रहेगा प्लस इंग्लिश मेन रहेगा। वैसे तो भाई देखिए मैथ प्लस रीजनिंग आते हैं, लेकिन साथ ही मैथ रीजनिंग केवल आपको क्वालिफाइंग करना रहता है। कितना क्वालिफाइंग करना रहता है? मान लीजिए साथी आपके पेपर में मैथ और रीजनिंग के मिलाकर टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे। यदि आप लोग साथी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40 क्वेश्चन में से केवल 12 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। और आप साथी ओबीसी से हैं तो केवल 10 क्वेश्चन सही करेंगे तो आप क्वालिफाइंग कर जाएंगे। और यदि आप साथी एससी एसटी से हैं तो केवल आपको 8 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, यानी 120 नंबर का आपका पेपर रहेगा। केवल भाई याद रखिए, केवल ये हम बात करें मैथ रीजनिंग का, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है। ये आपको यहाँ आपके मेरिट लिस्ट में ये नंबर नहीं जुड़ता है, लेकिन हाँ इसे जब तक आप क्वालिफाइंग नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा। ओके, और हम बात करेंगे साथी जो मेन है आपका मेरिट लिस्ट जहाँ से बनेगा वो साथी आपका, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। जो आपका मैथ रीजनिंग रहेगा इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 40 में से आप कितना भी कर सकते हैं, तुक्का भी लगा सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद साथ ही हम बात करेंगे जो मेन आपका मेरिट लिस्ट जिससे बनेगा वो आपका साथ ही जीके रहेगा। जीके में साथ ही 25 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर के, यानी 75 नंबर का। 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा। इंग्लिश भी साथ ही 25 नंबर की आती है और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो ये भी साथ ही आपका 75 नंबर का रहने वाला, यानी 150 नंबर में आप जितना स्कोर करेंगे उससे आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला। आपके स्टेट वाइज ये मेरिट लिस्ट बनती है, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एक नहीं बनती है, आपकी स्टेट वाइज बनती है। ओके दोस्त, तो ये आपकी नोटिफिकेशन हो गई है। तो आज से हम लोग साथी जो आपका 2024 में पेपर हुआ था, 30 सितंबर को पेपर स्टार्ट हुआ था भाई 2024 में, जो कि साथी 19 नवंबर को पेपर समाप्त हुआ था। लगभग साथी 1 महीना 20 दिन में लगभग 53 शिफ्ट में पेपर समाप्त हुआ था। तो पहले साथी हम लोग 53 दिन तक लगातार, यानी आपका फॉर्म तक 53 दिन, हम इतना दिन लेट नहीं करेंगे, आपके फॉर्म तक यानी 1 महीने में पूरे 53 शिफ्ट को समाप्त करेंगे, जीके इंग्लिश मैथ रीजनिंग को। ओके, तो आज हम लोग साथी 30 सितंबर के पहले शिफ्ट को देखने वाले 2024 का पेपर। इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन में बात करेंगे और आप सभी का सही करने का लक्ष्य है 22 प्लस रखिएगा। देखिएगा किस तरह के क्वेश्चन आए थे 2024 में। तो पिछले 5 वर्षों का पेपर हमें समाप्त करना है। इस सीरीज में हम लोग कम से कम साथी 10,000 से लेके 15,000 स्टूडेंट को इस सीरीज में ऐड करने वाले। तो आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। डेली क्लास आपको दोपहर में यानी सुबह 11 बजे मिलेगी। ओके,
तो चलिए दोस्त इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में ट्राई कीजिएगा कम से कम 22 प्लस स्कोर दीजिएगा। आप सभी कितना स्कोर है कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो पहला प्रश्न देखेंगे आप लोग। देखिए, कौन सा संगीत युगल बनारस घराने की ख्याल गायन परंपरा का हिस्सा है? बताइएगा कौन सा संगीत युगल बनारस घराने की ख्याल गायन परंपरा का हिस्सा है? तो राजन और साजन मिश्रा, यानी पहले का ये ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अरविंद अडिगा द्वारा नहीं लिखा गया है? तो इनमें से कौन सा उपन्यास अरविंद अडिगा द्वारा नहीं लिखा गया है? बताइएगा। लास्ट मैन इन टावर, द इंग्लिश टीचर। देखिए, द इंग्लिश टीचर ये तो साथी आर.के. नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। इसका मतलब यही बी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। आप देखते रहिए पिछले वर्षों में यानी 2024 में एमटीएस और हवलदार में कैसा सवाल पूछे गए थे। ओके, भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली ने किस स्टेडियम में अपनी टी शर्ट उतारकर लहराई थी? बताइएगा। भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली ने किस स्टेडियम में अपनी टी शर्ट उतारकर लहरा दिया था? तो भाई लॉर्ड्स स्टेडियम इंग्लैंड में। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 4। पीएम स्वनिधि योजना 2020 भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती? याद रखिए एसएससी कभी भी नई सवाल नहीं पूछेगा आप सभी से। 2024 में पेपर हुआ था, 2022 का सवाल पूछ रहा था, 2020 का सवाल पूछ रहा था। अब 2025 में होगा तो देखिए 2023 का पूछेगा, 2024 का पूछेगा, नई सवाल नहीं पूछेगा। पीएम जो स्वनिधि योजना 2020 भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा चलाई गई थी? तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के बाद भारत पर ब्रिटिश क्राउन के नाम से शासन होने लगा? तो एक और बात बता दें, आप लोग फॉर्म भरने जाइएगा तो सिंपल आपका जितनी भी 10वीं पे लगता है डॉक्यूमेंट उतना आपका फॉर्म भरने में लगेगा, कुछ भी अदर डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। लेकिन जाति आपका साथी जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो सेंट्रल होना चाहिए। सेंट्रल कैसा होता है? तो इंग्लिश में रहता है, उसको बनवा लीजिएगा आप लोग। ओके, तो किस अधिनियम के बाद भारत पर ब्रिटिश क्राउन के नाम से शासन होने लगा था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत, यानी बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 6। हॉर्नबिल उत्सव प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा या गोवा? हॉर्नबिल उत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में होता है? तो ये 10 दिनों तक त्यौहार मनाया जाता है। इसे त्योहारों को त्यौहार बोलते हैं। 1 दिसंबर को स्टार्ट होता है जो कि 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। तो नागालैंड राज्य में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है भाई? संसद रत्न पुरस्कार 2023 में निम्नलिखित में से किसने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त किया? बताइएगा। संसद रत्न पुरस्कार 2023 में किसने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त कर लिया था? तो टीके रंगराजन ने। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है? मुगल बादशाह बाबर किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? मुगल बादशाह बाबर किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? तो ये साथी नक्शबंदी का था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 9। गोवा के निम्नलिखित में से किस नृत्य का प्रदर्शन मराठा योद्धाओं की पुर्तगालियों पर विजय का जश्न मनाने के लिए किया जाता है? देखिए सबसे अधिक जो एमटीएस के पेपर में सवाल आएंगे वो स्टैटिक जी का क्या ही सारे सवाल आता है। सबसे अधिक है 25 में से मान के चलिए 20 क्वेश्चन स्टैटिक जीके कवर करेगा। 5 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर रहेंगे और कुछ संबंधित रहेंगे। ओके, तो सबसे अधिक स्टैटिक जीके कवर करिएगा। तो गोवा के किस नृत्य का प्रदर्शन मराठा योद्धाओं की पुर्तगालियों विजय का जश्न मनाने के लिए किया जाता है? तो घोड़े मोड़नी का। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 10। CH3 CH2 18Y CH3 का IUPAC नाम क्या है? ट्राइकोंटेन, डेकेन, आइसोकेन या डोडेकेन? बताइएगा। CH3 CH2 18Y CH3 का IUPAC नाम तो क्या होता है? तो आइसोकेन होता है। ऑप्शन सी आइसोकेन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस कथक नर्तक को 2022 का पद्मश्री मिला?
शक्ति और मुक्ति मोहन को, सुनैना हजारीलाल अग्रवाल को, शोभना नारायण या कमलिनी और नलिनी अस्थाना को। इस तो सवाल भाई जानते हैं एमटीएस का फेवरेट सवाल बनता है एसएससी का। कथक नृत्य को 2022, 2008, 2004, 2007 ऐसे सवाल पूछता है। तो कथक नर्तक को 2022 का पद्मश्री किसको मिला था? तो कमलिनी और नलिनी अस्थाना को। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताएगा क्वेश्चन नंबर 12। कर्नाटक का बीदर किला आकार में अनियमित रूप से कैसा है? बताइएगा। कर्नाटक का जो बीदर किला है आकार में अनियमित रूप से कैसा है? तो समचतुर्भुजाकार है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौसम भारत में अनुभव नहीं किया जाता है? तो हम साथी आपके जब तक ये फॉर्म फिलअप चलेंगे 24 जुलाई तक, तो 2024 का पूरा शिफ्ट कंप्लीट करेंगे। आज साथी हम 2 शिफ्ट का सवाल कर रहे हैं, 30 सितंबर का और 1 अक्टूबर का। तो 50 क्वेश्चन है जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण जो इस बार पेपर बन सकते हैं वो 30 क्वेश्चन छाट कर आपके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिएगा और अपनी तैयारियों की देखिएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार कौन सा मौसम भारत में अनुभव नहीं किया जाता है? तो भू मध्य रेखीय मौसम नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14। बावड़ियों का पारंपरिक रूप से उपयोग किस लिए किया जाता है? बताइए बावड़ियों का पारंपरिक रूप से उपयोग जो है वो किस लिए किया जाता है? तो पानी का भंडारण और पुनर्भरण के लिए किया जाता है। ऑप्शन है क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 15। आईसीसी T20 विश्व कप 2021 टूर्नामेंट में भारतीय मैच रेफरी कौन थे? तो इस बार आप सभी से 2024 का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का सवाल पूछेगा। ध्यान दीजिएगा। जो आपका साथी हुआ था वेस्ट इंडीज और अमेरिका में, भारत ने जीता था साउथ अफ्रीका को रहकर। बताइएगा आईसीसी T20 विश्व कप 2021 टूर्नामेंट में भारतीय मैच रेफरी कौन थे? ये सवाल पूछ लिया था। तो जवागल श्रीनाथ थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारतीय नागरिकों पर कितने वर्ष की आयु से लागू होता है? भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारतीय नागरिकों पर कितने वर्ष की आयु से लागू हो जाता है? तो 18 वर्ष से। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किसने मौर्य काल की ब्राह्मी लिपि को समझा था? किसने मौर्य काल की ब्राह्मी लिपि को समझ लिया था? तो वो कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो जितने स्टूडेंट आप लोग आ रहे हैं एमटीएस एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर से जरूर नोटिफिकेशन को अब ऑन कर लीजिएगा। इसमें कम से कम हम लोग 10 से 15 हज़ार भाइयों को इस सीरीज में हमें जोड़ना है, क्योंकि भाई जब आपका फॉर्म भर लेंगे आप लोग, उसके बाद अपनी तैयारी हम लोग साथ में करने वाले हैं, आपस में तैयारी करेंगे डिस्कस करने के साथ। ओके तो 18 नंबर का बताइएगा सामान्य तौर पर घाटा को कौन सी अवधारणा माना जाता है? सामान्य तौर पर घाटा को भाई कौन सी अवधारणा माना जाता है? तो याद रखिए प्रवाह। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 19। फरवरी 1947 में लॉर्ड वेवेल के स्थान पर भारत के वायसराय के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? फरवरी 1947 में लॉर्ड वेवेल के स्थान पर भारत के वायसराय के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन को। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला आंसर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 20। भारत में निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग को कार्यशील जनसंख्या या कार्यशील आयु माना जाता है? बताइएगा भारत में किस आयु वर्ग को कार्यशील जनसंख्या या कार्यशील आयु माना जाता है? तो साथ ही याद रखेंगे आप लोग 15 से लेकर 59 वर्ष के आयु हो जाएंगे तो आपको कार्यशील जनसंख्या या कार्यशील आयु माना जाने लगेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 21। भारत में ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क की अनुमानित चौड़ाई क्या है? तो ये 1 अक्टूबर 2024 का पहला शिफ्ट का ये सवाल है। ओके तो बताइए कि भारत में ब्रॉडगेज रेलवे नेटवर्क की अनुमानित चौड़ाई कितनी है? तो 1.6 मीटर है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 22 क्या दे रखा है? कौन सा संगीत युगल बनारस घराने की ख्याल गायन परंपरा का हिस्सा है? तो कौन सा संगीत युगल बनारस घराने की
ख्याल गायन परंपरा का हिस्सा है? तो राजन और साजन मिश्रा हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 23। कवाल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र। देखिए भाई एसएससी, एमटीएस और हवलदार मेन आपका डिपेंड करता है जीके और साथ ही इंग्लिश पे। तो आप जीके और इंग्लिश तो आप कर ले जाएंगे, लेकिन जीके को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि मेन आपका जीके ही रहता है भाई। देखिए जीके में आपका पूरा टॉपिक क्लियर है। सिनोनिम्स पूछा जाएगा, एंटोनिम्स पूछा रहेगा, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा जाएगा, और करेक्ट स्पेलिंग वाला सिनोनिम्स एंटोनिम्स यही पूछा जाएगा। और आपका साथी जो आपका पैराग्राफ, गद्य पद वाला जो पैराग्राफ होता है इंग्लिश में, वो पूछा जाएगा। लेकिन जीके में साथी आपको हर एक तरह से क्वेश्चन को तैयार करने की जरूरत है। ओके, जो जीके अधिक स्कोर किया उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। ओके, तो कवाल वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में? तेलंगाना राज्य में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में गरीबों का अनुपात सबसे कम है? राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में गरीबों का अनुपात सबसे कम है? तो पुद्दुचेरी में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए 25 नंबर का राइट आंसर दीजिए। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से राष्ट्रपति के पद के लिए अर्हताओं को संबोधित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से राष्ट्रपति के पद के लिए अर्हताओं को संबोधित करता है? तो अनुच्छेद 58 करता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण देवता था? बताइएगा, आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो इंद्र देवता थे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बनेगा? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सर्व बंगाल छात्र सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सर्व बंगाल छात्र सम्मेलन कब ये आयोजित किया गया था, बताएंगे आप लोग? तो मेरे दोस्त ये आपका 1928 में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक द सब्सटेंस एंड द शैडो एंड ऑटोबायोग्राफी है? बताइएगा, किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक द सब्सटेंस एंड द शैडो एंड ऑटोबायोग्राफी है? तो दिलीप कुमार की है भाई, याद रखिएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को लॉक करिएगा, क्वेश्चन नंबर 29। ऐतिहासिक सिल्क रूट पर कई बौद्ध तीर्थयात्रियों और विद्वानों ने चीन की यात्रा किस शताब्दी में की थी? बताइए सवाल का राइट आंसर। ऐतिहासिक सिल्क रूट पर कई बौद्ध तीर्थयात्रियों और विद्वानों ने भाई चीन की यात्रा जो की थी, ये साथी पहले, दूसरे और तृतीय शताब्दी ईस्वी में किया था। यानी प्रथम, द्वितीय और तृतीय शताब्दी ईस्वी में किया था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताएगा और लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का। देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल, ये किस उद्योग का एक उदाहरण है? सार्वजनिक क्षेत्र का, सहकारी क्षेत्र का, निजी क्षेत्र का या संयुक्त क्षेत्र का? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल, ये साथी किस क्षेत्र का उद्योग का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है? तो ये सार्वजनिक क्षेत्र का, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो ये साथ ही हम लोग आपके 2024 के पहले और दूसरे शिफ्ट का कंप्लीट पेपर को डिस्कस किया, जीके का, जो कि साथ ही 30 सितंबर को और 1 अक्टूबर को पेपर हुआ था जो। ओके, देख लीजिए किस तरह के सवाल पूछे गए थे। क्या आपको सवाल का मतलब कि पता चला इसका राइट आंसर क्या बनेगा, आपका कितना स्कोर बन पा रहा है? जरूर कमेंट करके बताइए कि आप सभी का कितना स्कोर रहा। डेली क्लास आती है सुबह की 11 बजे आपको आने वाली है डेली क्लास। अभी तो हम लोग जीके से स्टार्ट करें, आपका फुल मॉडल पेपर चलेगी, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। ओके, तो पहली क्लास थी तो इसे कंप्लीट देखिए और अपना फीडबैक दीजिए कि क्या डेली क्लास लेनी चाहिए, बताइए आप लोग। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए और आप लोग अपना फॉर्म भरिए अच्छे से। 1-2 दिन रुक जाइए, 1-2 दिन बाद आपको साथ ही बताया जाएगा कैसे फॉर्म बना है, तो आराम से भरिएगा। ओके, डॉक्यूमेंट आपका 10th लेवल पे आधार कार्ड, फोटो, यही सब लगने वाला है। 10th का मार्कशीट आपका मेन रहेगा। ओके, साइन वाइन लगेगा, OTR होगा आप सभी का, तो आप लोग फॉर्म भरेंगे। ओके, आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप साथ ही साइबर पे जाइए, वो आपको सब कुछ क्लियर कर देंगे।
ओके, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए कल साथ ही एक और क्लास के साथ मिलेंगे, यानी 28 जून को सुबह 11 बजे। नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आएगी जब क्लास आएगी तो। ओके, तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद, और आप सभी का दिन मंगलमय हो।